ऑल, सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग साइंस। अब हम साइंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये आपका 15 दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर है, लेवल 2 वालों के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा है, अ गर्ल मेक्स ए होल नियर द बॉटम ऑफ ए प्लास्टिक बोतल। लेट सपोज ये कोई प्लास्टिक की बोतल है, इसके बॉटम पे एक लड़की जो है वो छेद करती है। शी पुट्स हर थंब ओवर द होल टू कवर इट। अब वो क्या करती है, इस छेद पर अपना अंगूठा लगा देती है। फिल्स द बोतल विद वाटर अप टू हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटेंसी। अब वो इस बोतल को इसकी जो कैपेसिटी है उसके आधे तक क्या करती है, फिल करती है। शी देन क्लोजेस द कैप ऑफ द बोतल टाइटली। अब उसने ऊपर बोतल का जो कैप है वो बहुत टाइट बंद कर दिया है। व्हाट विल हैपन व्हेन शी रिमूव्स हर थंब फ्रॉम द होल। क्या होगा जब वो अपना अंगूठा इस छेद से यहाँ से हटाएगी। यहाँ देखते हैं हम, द वाटर विल स्पर्ट आउट ऑफ द होल बिकॉज द प्रेशर इनसाइड द बोतल इज लेस देन द आउटसाइड प्रेशर। The water will not spurt out of the hole because the pressure inside the bottle is more than the outside pressure. The water will spurt out of the hole because the pressure inside the bottle is more than the outside pressure. The water will not spurt out of the hole because the pressure inside the bottle is less than the outside pressure. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो काम करता है ना, दैट इज योर फ्लूइड प्रेशर एंड एयर प्रेशर। एक कौन सा होता है आपका फ्लूइड प्रेशर और एक होता है आपका एयर प्रेशर। ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। जब भी किसी हम क्लोज कंटेनर की बात करते हैं, यहाँ पे उस लड़की ने क्या किया है, बोतल का कंटेनर टाइटली क्लोज किया है। तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट काम करेंगे, फ्लूइड प्रेशर और एयर प्रेशर। वाटर क्या करता है, जो होल है उससे बाहर आएगा, लेकिन अंदर का जो प्रेशर है, लिक्विड के अंदर का जो प्रेशर है बोतल के अंदर का, वो कम है। क्यों? क्योंकि कंटेनर क्या है, सील्ड है। तो जो अंदर एयर जो उसमें ट्रैप हुई है वो क्या करती है, पानी के बाहर आने को क्या करेगी, या तो कम करेगी या फिर उसको बिल्कुल रोक देगी। पानी फ्लो कब करेगा, जब अंदर बोतल का प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों क्या हो, इक्वल हो। यानी कि आउटसाइड प्रेशर और बोतल का जो प्रेशर है वो दोनों इक्वल होंगे, तब तो वो पानी बाहर आएगा। और वो पानी बाहर कब आएगा, जब वो ऊपर का कैप खोल देगी, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, उसने कैप बहुत टाइटली बंद किया हुआ है। अब उसने जैसे ही अपना अंगूठा हटाया तो हल्का सा पानी हो सकता है बाहर निकलेगा, और जैसे वो पानी बाहर निकलेगा ऊपर की तरफ जो है एक हल्का सा स्पेस क्रिएट होगा, लेकिन उसमें अंदर एयर जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। कहाँ से जाएगी एयर, क्योंकि यहाँ तो नीचे की तरफ पानी है, उसने हाफ बोतल भरी हुई है, ऊपर उसने कैप टाइट कर दी है, तो बोतल के अंदर का जो प्रेशर है वो तो क्या है, कम है, और बाहर का प्रेशर जो है वो ज्यादा है, इसलिए पानी जो है वो बाहर नहीं आएगा। वापस देख लीजिए, जब भी हम क्लोज्ड कंटेनर की बात करते हैं, कोई भी हो वो बर्तन, अगर वो क्लोज्ड है तो उसमें फ्लूइड प्रेशर काम करता है और उसमें एक एयर प्रेशर काम करता है। जब भी वो लड़की अंगूठे से हाथ हटा रही है, बोतल जो है उसमें छेद किया है उसने, वो अपना अंगूठा हटाएगी तो हल्का सा पानी हो सकता है बाहर आए, उसकी वजह से ऊपर से जब पानी खिसकेगा तो यहाँ एक गैप क्रिएट होगा, लेकिन इसमें एयर जाने के लिए कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि उसने सील पैक बोतल है, कैप लगा रखी है, और यहाँ नीचे तो पानी है ही है, उसने सिर्फ अपना अंगूठा हटाया है। हाँ, बोतल तो हाफ फिल्ड है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अंदर एयर नहीं जा पा रही है, और बोतल के अंदर एयर बहुत कम है, जिसकी वजह से पानी बाहर नहीं जा पाएगा। तो बोतल का जो प्रेशर है अंदर का वो कम है और बाहर का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए पानी बाहर फ्लो नहीं करेगा। आई जस्ट होप कि आप लोगों को समझ में आया है। इसलिए पानी जो है वो होल से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि बोतल के अंदर का प्रेशर क्या है, कम है, और बाहर का प्रेशर ज्यादा है। पानी बाहर कब आता है, जब इनर प्रेशर और आउटर प्रेशर जो है वो दोनों इक्वल हो, और वो कब होगा, जब वो ऊपर का कैप खोल देगी। क्लियर? लड़की ने क्या किया, बोतल को सील किया कैप से और होल को कवर किया अपने थंब से। जैसे वो अपना अंगूठा हटाती है तो एयर जो है यहाँ पे क्या होगी, फंस जाएगी। एयर यहाँ पे क्या है, ट्रैप हो जाएगी। क्यों? और जो ऊपर की तरफ ये एयर ट्रैप हो रही है, जो हल्का सा पानी बाहर निकलेगा उससे ऊपर की तरफ एयर ट्रैप होगी। ये जो ट्रैप्ड एयर है वो क्या करती है, वाटर को बाहर की तरफ फ्लो होने से रोकती है, जिसकी वजह से अंदर तो बोतल का प्रेशर कम हो जाता है, बाहर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। क्लियर? तो बाहर जो है वो पानी बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। बेकेलाइट इज ए एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बी, ऑन द अदर हैंड पीवीसी इज ए सी विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग डी। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो बेकेलाइट होता है दैट इज योर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेकेलाइट क्या होता है आपका, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। और अगर हम पीवीसी की बात करें दैट इज योर थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। तो पहली चीज आपको यही मालूम होनी चाहिए कि बेकेलाइट जो है वो थर्मोसेटिंग होता है, और ये जो होता है आपका वो थर्मोप्लास्टिक होता है। जो बेकेलाइट होता है ना, इसको हम किस में यूज करते हैं, बेकेलाइट इज ऑलवेज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल स्विचेस।
जो बार बार पिघलते नहीं है। अगर ये चीज पिघलने लग जाएगी तो फिर हम इलेक्ट्रिक स्विच हो गए, जो हत्थे होते हैं, उनमें इस चीज को कैसे यूज करेंगे। पीवीसी जो होती है वो मोल्ड होती है, अगर आप उसको गर्म करेंगे तो वापस से वो अपनी स्ट्रक्चर और शेप को चेंज कर लेगी। इसको हम कंटेनर्स में यूज करते हैं। कंटेनर जैसे हम प्लास्टिक की बोटल्स वगैरह जो है, दैट इज ऑल योर कंटेनर्स, वहां इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अब एक चीज याद रखिएगा, एक होता है थर्मोसेटिंग और एक होता है थर्मोप्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं ना, ये जैसे ही आप इनको हीट करेंगे ना, ये सॉफ्ट हो जाते हैं, और सॉफ्ट हो जाने पर ये क्या होगा, अपना जो शेप और स्ट्रक्चर है उसको क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। क्लियर। जब इनको आप ठंडा करेंगे तो वापस से हार्ड हो जाते हैं। जबकि जो थर्मोसेटिंग होते हैं ना, इनको गर्म करने पर आप सॉफ्ट नहीं कर सकते, सो दे कांट बी सॉफ्ट एंड ऑन हीटिंग। सेकंड चीज याद रखिएगा, जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, ये थर्मोप्लास्टिक किसके बनते हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है। जैसे लेट सपोज हम पॉलीथीन की बात करें, पॉलीथीन जो होता है उसमें इथीन जो होती है वो बार बार जुड़ती है, मतलब ऐसे याद रखिएगा, इसमें बार बार ऐसे एक चेन बनती है, दैट इज कॉल्ड योर एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है। जबकि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है ना, ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। थोड़ा डीप है, बस आप एक लाइन याद रखिएगा कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है दैट इज योर एडिशनल पॉलीमराइजेशन, और जो आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है दैट इज योर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है। बेसिकली जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं ना, इनमें एक लीनियर स्ट्रक्चर होती है ऐसे, और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं उनमें 3D स्ट्रक्चर होती है, मतलब ऐसे क्रॉस बनता है, 3D क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होती है। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं ये कैसे होते हैं, वीक होते हैं। कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और इनको जब भी हम ठंडा करते हैं वापस से इनको हार्ड किया जा सकता है। जबकि जो थर्मोसेटिंग होते हैं इनको, ये स्ट्रांग होते हैं, जब भी आप इनको गर्म करेंगे ये अपनी स्ट्रक्चर्स को लूज नहीं करते। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहाँ यूज होता है आपका, इलेक्ट्रिक स्विचेस में, जबकि थर्मोप्लास्टिक कहाँ यूज होता है आपका, कंटेनर्स में। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, an oxide of a substance X reacts with water to produce another substance Y. Y reacts with oxygen to form Z, and it is observed that Y turns blue litmus red. Which of the following can be concluded from X, Y, Z? यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, इन्होंने बोला है कि जो Y होता है that turns blue litmus to red. जब भी हम लिटमस पेपर की बात करते हैं ना, तो जहां पे blue to red कन्वर्ट होता है that is your acid, और अगर red to blue कन्वर्ट हो रहा है तो वो होता है आपका बेस। ठीक है। ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये आप लोगों को पता होगा। तो जो Y है वो क्या है, एसिडिक है, तो यहाँ से ये हट गया। पहले जो गलत ऑप्शन है ना उनको हटा दीजिए, तो दो तो बिल्कुल गलत है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो X है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, दूसरा सब्सटेंस Y। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, Y बन कब रहा है, जब कोई भी एक ऑक्साइड, किसका ऑक्साइड, X सब्सटेंस का ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ। तो एक चीज हम पढ़ते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा ऑक्साइड बनाते हैं, और जबकि जो मेटल्स होती है वो क्या बनाती है, आपकी बेस बनाती है। ठीक है। जब भी नॉन मेटल्स होती हैं वो जब पानी के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो क्या बनाती हैं, आपके एसिड्स बनाती हैं। जबकि जो मेटल्स होते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं पानी के साथ तो वो क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। अगर आपको याद नहीं भी हो तो एक चीज याद रखिएगा, जो अधातु होती है ना वो क्या बनाती है, अम्ल, और जो धातु होती है वो क्या बनाती है, क्षार। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, अ और ये अगर आपको एक ट्रिक भी याद हो गई, जैसे लेट सपोज अधातु, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे अम्ल होता है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए इट्स मच बिट इजियर। तो यहाँ पे और ये जो है वो दूसरा आपका क्षार हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ वापस से देखते हैं कि an oxide of a substance X reacts with water to produce another substance Y। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, that should be your non metal। ये क्या हो जाएगा, आपका नॉन मेटल होगा। तो X क्या है, नॉन मेटल है, तो ये भी गलत हो गया। Y हमारा क्या था, एसिडिक था, तो X इज ए नॉन मेटल, Y इज एसिडिक। X इज ए नॉन मेटल, Y इज एसिडिक। क्लियर। समझ में, आई जस्ट होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो X यहाँ पे क्या हुआ, आपका नॉन मेटल हुआ। नेक्स्ट लाइन क्या है, Y reacts with oxygen to form Z। अब जो Y है वो किसके साथ रिएक्ट कर रही है, Y जो है वो रिएक्ट कर रहा है आपका ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहा है, Y reacts with oxygen to form Z। ठीक है। तो जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है वो कैसी होती है आपकी, जब भी कोई एसिडिक कंपाउंड होगा ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, आपका Z कंपाउंड जो है उसको फॉर्म करेगा। तो Z जो है दैट शुड बी एसिडिक इन
नेचर। ठीक है, Z जो है वो कब बन रहा है, जब Y ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। When Y reacts with oxygen then Z is formed। तो Y क्या होगा, यहाँ पर एक एसिड होगा। Y क्या होता है, यहाँ पर एक एसिड होगा। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो ये क्या बना देगा, एसिडिक ऑक्साइड। क्या बना देता है, एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, तो जब एसिडिक ऑक्साइड बनेगा तो यहाँ इसका नेचर कैसा हुआ, यहाँ पर भी इसका नेचर कैसा हुआ, एसिडिक हुआ। और जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, हमेशा नेचर में एसिडिक होते हैं। अधातु हमेशा नेचर में एसिडिक होते हैं। अब वापस देखते हैं, एन ऑक्साइड ऑफ इस सब्सटेंस एक्स रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस अनदर सब्सटेंस वाई। एक्स जो सब्सटेंस है उसका कोई ऑक्साइड है जो पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, वाई बनाता है। वाई जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ जेड को बनाने के लिए। ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो Y है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड अबाउट एक्स, वाई एंड जेड। सबसे पहले इस लाइन को पकड़िए, जो Y है वो क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में। जब ब्लू टू रेड कन्वर्ट हो रहा है तो Y तो क्या हुआ, एसिड हुआ। ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हुई। अब Y बन कब रहा है, Y बनता है जब कोई भी एक्स सब्सटेंस जो है उसका ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो हम ये चीज पढ़ते हैं कि जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो हमेशा एसिडिक होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं नॉन मेटल्स के ऑक्साइड, या तो एसिडिक होते हैं या फिर कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, जब भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं। क्लियर है, जब भी नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म एसिड्स। लेट्स सपोज SO2, ये है SO2। ठीक है, जब ये H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, H2SO3। ठीक है, इसने क्या बना दिया, सल्फ्यूरस एसिड। तो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, और जब भी वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो बेस बनाते हैं। क्लियर, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक एसिड्स को फॉर्म करते हैं जब भी वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। तो X यहाँ पे क्या हुआ, आपका नॉन मेटल हुआ। X मस्ट बी नॉन मेटल। क्लियर, क्योंकि यहाँ क्या है, ऑक्साइड बना है, सब्सटेंस जो है वो ऑक्साइड है। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट लाइन बोली है, Y रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म Z। जो Z है वो कब बन रहा है, जब Y किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो Y यहाँ पे क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए। कैसे होगा एसिड, क्योंकि जब भी हम किसी नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो वो हमेशा एक एसिडिक ऑक्साइड को बनाएगा। ठीक है, और उसका नेचर भी कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा। सो Z इज एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे जो हमने कंक्लूजन निकाला है, दैट इज योर X इज नॉन मेटल, Y इज एसिडिक एंड Z इज एसिडिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 वुड बी करेक्ट। क्लियर, Which of the following is likely to happen when chlorine gas is added to the solution of sodium bromide? क्या होता है जब क्लोरीन गैस जो है उसको ऐड किया जाता है सोडियम ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में। ठीक है, ये आपका Cl2 गैस है, ये आपका हो गया सोडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रिएक्शन बनेगी, क्लोरीन जो है वो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आपने पढ़ी हो, जो हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं, उसमें क्लोरीन क्या करेगा, सोडियम को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, NaCl प्लस Br2। ब्रोमीन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी और सोडियम क्लोराइड जो है वो एक सॉल्ट कंपोजिशन यहाँ पे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन जो होता है दैट इज योर हाईली रिएक्टिव। क्लोरीन मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू ब्रोमीन। ठीक है, जो क्लोरीन होता है वो ब्रोमीन के कंपैरिजन में हाईली रिएक्टिव होता है। जैसे ही क्लोरीन गैस जो होती है उसको हम सोडियम ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में डालते हैं तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जहां पे क्लोरीन जो है वो क्या करेगा, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा। तो ब्रोमीन गैस अलग से रिलीज होगी और ये सोडियम के साथ जाके बाइंड हो जाता है और क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन गैस। अब एक चीज याद रखिए, आपको यहाँ पे एक रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो याद रखनी पड़ेगी। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, उसमें सबसे बॉटम जो होता है दैट इज योर प्लेटिनम और सबसे ऊपर जो होता है ना वो होता है आपका पोटेशियम। जब भी आप रिएक्टिविटी सीरीज याद करेंगे तो उसमें नीचे के जो कंपाउंड्स होते हैं ना, आपके नीचे के कंपाउंड्स मतलब प्लेटिनम हो गया, आपका गोल्ड हो गया, आपका मरकरी हो गया, आपका कॉपर हो गया, गोल्ड सिल्वर मरकरी कॉपर, बेसिकली ऐसे याद रखिए जितने भी हम ज्वेलरी देखते हैं ना वो सारे कंपाउंड्स, चाहे प्लेटिनम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, मरकरी हो, कॉपर हो, बिस्मथ हो, एंटीमनी हो, ये सब क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। दे ऑल आर हाईली अनरिएक्टिव। फिर होता है आपका हाइड्रोजन, लेड, टिन, निकल, कोबाल्ट,
आयरन, क्रोमियम, ये सब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। और जो अपर कंपाउंड्स होते हैं जैसे आपका पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, ये सब क्या करते हैं आपके वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको कैसे भी करके याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आई गेस सीटेट में हमेशा एक क्वेश्चन जो है आपका रिएक्टिविटी सीरीज से आता है। ओके तो यहाँ पे क्लोरीन गैस को जैसे ही सोडियम ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में डाला, क्लोरीन गैस हाईली रिएक्टिव होती है, ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगी, सोडियम के साथ क्लोरीन बाइंड होगा और यहाँ पे ब्रोमीन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म थ्रू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज का ही एक एग्जांपल होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जोन्स ऑफ कैंडल और फ्लेम इज नॉट ट्रू। यहाँ पे बोला है कि कैंडल की जो फ्लेम होती है उसके जोन्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द flame is the zone of complete combustion. The temperature of middle zone and the non-luminous part of the flame is same. The yellow part of the flame is the region of partial combustion. The innermost zone doesn't support burning and comprises unburnt wax vapors. तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज समझिए, लेट सपोज ये आपकी कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका होता है दैट इज योर विक। विक मतलब जो हम बत्ती बोलते हैं ना, एक बत्ती सी निकलती है, ये आपकी कैंडल होती है, दैट इज योर वैक्स कैंडल। ठीक है, अब इसमें 3 पार्ट होते हैं। तो जो आपका सबसे आउटर पार्ट होता है, जो ब्लू होता है, जो ब्लू पोर्शन होता है आपका, ये होता है नॉन ल्यूमिनस जोन। ये कैसा होता है आपका नॉन ल्यूमिनस जोन। जो ब्लू पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड योर नॉन ल्यूमिनस जोन। ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है। कैसा होता है? सबसे गर्म। उसके बाद आता है आपका येलो पार्ट, फिर आता है आपका येलो पार्ट। ये कैसा होता है? मॉडरेट हॉट होता है। ये कैसा होता है आपका? मॉडरेट हॉट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक होता है आपका ब्लैक जोन। ठीक है, ब्लैक जोन जो होता है दैट इज योर डार्क जोन। इसे ही हम क्या बोलते हैं? डार्क जोन। ये सबसे लीस्ट गर्म होता है, लीस्ट हॉट। ठीक है, ऐसे याद रखिए, सबसे पहले होता है ब्लू, उसके बाद आता है आपका येलो और लास्ट में आता है आपका ब्लैक। ठीक है, जो ब्लू होता है दैट इज योर नॉन ल्यूमिनस जोन। कैसा होता है? नॉन ल्यूमिनस जोन। ये होता है आपका ल्यूमिनस जोन और ये होता है आपका डार्क जोन। ठीक है, ब्लू नॉन ल्यूमिनस जोन, येलो ल्यूमिनस जोन, ब्लैक डार्क जोन। जो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है दैट इज योर हॉटेस्ट पार्ट। ये होता है आपका मॉडरेटली हॉट, ये होता है लीस्ट हॉट। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जोन्स ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज नॉट ट्रू। द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम, यानी कि जो नॉन ल्यूमिनस पार्ट है, जो हम ब्लू वाला पोर्शन देखते हैं, इज द जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। यहाँ पे पूछा है नॉट ट्रू, ट्रू नहीं पूछा है, तो ये तो बिल्कुल सही है। द टेम्परेचर ऑफ द मिडिल जोन एंड द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द सेम। सेम कैसे हो जाएगा? जो मिडिल जोन होता है आपका और ये आपका जो पोर्शन होता है नॉन ल्यूमिनस पार्ट वाला, जिसे हम आउटर पार्ट बोलते हैं, वो सेम नहीं होता है, क्योंकि हॉटेस्ट पार्ट होता है आपका आउटर पार्ट, जो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है, और जो मिडिल जोन होता है ये आपका मॉडरेट हॉट होता है। तो यही यहाँ पे क्या है? गलत हो जाएगा। द येलो पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द रीजन ऑफ पार्शियल कंबशन। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे क्या होता है? आपका पार्शियल कंबशन होता है, तभी तो ये मॉडरेटली हॉट होता है। द इनर मोस्ट जोन डजंट सपोर्ट बर्निंग एंड कंप्राइजेस अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स। बिल्कुल सही बात है, जो आपका ब्लैक पोर्शन होता है, डार्क जोन जो होता है, वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज 66. Which of the following medium is present between the inner and outer layer of thermos flask and why? यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो थर्मस फ्लास्क होता है उसकी जो इनर लेयर और आउटर लेयर होती है, उनके बीच में जो मीडियम प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है और क्यों होता है। ठीक है, कौन सा माध्यम उपस्थित होता है, वो प्रेजेंट क्यों होता है। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि जो थर्मस फ्लास्क होता है उसका मेन काम होता है जो हीट है उसको बाहर जाने से रोकना। तभी तो जब भी हम उसमें कोई भी चीज जितने मीडियम में भरते हैं, अगर आप बहुत गर्म भर रहे हैं, मॉडरेटली गर्म भर रहे हैं और ठंडा भर रहे हैं, तो वो एज इट इज मेंटेन रहता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा आपका दैट इज ऑप्शन नंबर 3। जो वैक्यूम होता है ना, वो क्या करता है? हीट के लॉस को प्रिवेंट करता है, चाहे कंडक्शन प्रोसेस हो चाहे कन्वेक्शन प्रोसेस हो। कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस जो होती है ना, इन दोनों में ही मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। ठीक है, कंडक्शन और कन्वेक्शन रिक्वायर से मीडियम। करेक्ट, हीट को ट्रांसफर करने के लिए इन दोनों को मीडियम लगता है, जबकि वैक्यूम जो होता है ना, इन दोनों मीडियम के बीच में, जब भी हम 2 लेयर्स के बीच में वैक्यूम बनाते हैं, ये आउटर लेयर, ये इनर लेयर,
इसके बीच में हमने क्या किया, वैक्यूम क्रिएट किया। तो ये जो दो मोड्स होते हैं वो हीट ट्रांसफर को क्या करते हैं, धीरे धीरे मिनिमाइज करते जाते हैं। वैक्यूम की वजह से हीट ट्रांसफर जो है वो नहीं हो पाता। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, जो वैक्यूम होता है उसकी वजह से हीट ट्रांसफर जो है उसको रोका जा सकता है। हीट ट्रांसफर के 3 मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और सॉरी मैं तीसरा भूल गई हूँ, बट जो सन रेडिएशन वाला होता है दैट इज योर थर्ड मेथड, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तो एक कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, और एक आई गेस आपका आई सीरियसली नॉट रिमेम्बरिंग ना, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। एयर जो है वो कभी भी कंडक्शन के प्रोसेस जो है उसके लॉस को नहीं रोक पाएगी। स्टील, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। एयर because it prevents loss of heat due to radiation and conduction, radiation sorry थर्ड जो होता है वो that is called your radiation। जो कंडक्शन होता है इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो जो थर्मोफ्लास्क होता है वो उस तरह से डिजाइन किया जाता है कि हीट ट्रांसफर जो है उसको सबसे कम कर सके, चाहे कंडक्शन हो, चाहे कन्वेक्शन हो, चाहे रेडिएशन हो। क्लियर? बूजो wants to set up a circuit for the purification of copper। जो बूजो है वो क्या करता है, एक सर्किट सेटअप करने की कोशिश कर रहा है कॉपर के प्यूरिफिकेशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड्स इन सोल्यूशन शुड ही ऑप्ट फॉर। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा इलेक्ट्रोड और कौन सा सोल्यूशन जो है उसको यहाँ पे ऑप्ट करना चाहिए। तो एनोड और कैथोड और सोल्यूशन, एनोड, कैथोड और सोल्यूशन। तो बेसिकली आपको बताना है कि वो एनोड पे क्या ले, कैथोड पे क्या ले, और जो सोल्यूशन है उसके अंदर वो क्या चीज यूज करे। तो कॉपर का जो प्यूरिफिकेशन होता है ना, इट्स कॉल्ड योर इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। वो कैसी होती है, आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होती है, ठीक है। जहां इम्प्योर मेटल जो होती है वो तो कहाँ जाती है, आपकी एनोड पर। इम्प्योर मेटल ये कहाँ जाएगी, आपकी एनोड पर। और जो प्योर मेटल होती है वो कहाँ जाती है, आपकी कैथोड स्ट्रिप्स पर, ठीक है। इम्प्योर मेटल एनोड पर और प्योर मेटल कहाँ जाती है, आपकी कैथोड पर। और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एक सॉल्यूशन जो है यहाँ पे यूज करते हैं दैट इज कॉपर सल्फेट। कैसा होता है आपका, कॉपर सल्फेट। ये क्या होता है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एनोड जो है वो इम्प्योर कॉपर, कैथोड जो है वो प्योर कॉपर, और सॉल्यूशन जो है वो आपका कॉपर सल्फेट होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्लियर? जो एनोड होता है उस पे इम्प्योर कॉपर होता है, कैथोड पे प्योर कॉपर होता है। अगर सॉल्यूशन हम वाटर लेंगे तो वाटर जो होता है वो कभी भी कॉपर आयंस जो हैं उनको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो ये यहाँ पर गलत हो गया। अगर हम एनोड पे कार्बन लेंगे, कैथोड पे प्योर कॉपर लेंगे और सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट लेंगे तो कार्बन जो होता है वो कभी भी एनोड के लिए यूज नहीं किया जाता है। अगर हम यहाँ पे एनोड देखें, प्योर कॉपर, कैथोड इम्प्योर कॉपर, सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, तो एनोड जो होता है उसमें प्योर कॉपर नहीं होता है। एनोड पे कैसा होता है, आपका इम्प्योर कॉपर होता है, ठीक है। ये हमेशा फिक्स होता है कि जो इम्प्योर कॉपर है वो एनोड पर जाएगा, प्योर कॉपर कैथोड पर जाएगा, और कॉपर सल्फेट जो है वो एज ए सोल्यूशन यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ रे ऑफ लाइट एंटर्स इनटू टू मीडिया एक्स एंड वाई having different optical densities. Refer to the table given below and identify A, B, C, D. मतलब लाइट की जो किरण है वो दो मीडिया में एंटर करती है, एक एक्स मीडियम है और एक वाई मीडियम है। इन दोनों की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो कैसी है, अलग अलग है। अब यहाँ पे पूछा है कि रेफर टू द टेबल गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई ए बी सी डी। ओके, स्पीड ऑफ लाइट बताना है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बताना है, चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट बताना है। मीडियम क्या है आपका, एक्स और वाई है। तो यहाँ पे देखिए, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा कैसे डिटरमाइन होती है, सोर्स के थ्रू डिटरमाइन होती है, ठीक है, कि उसका सोर्स जो है वो क्या है। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एक्स टू वाई जा रही है, वाई टू एक्स जा रही है, तो कभी भी वो चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होता है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ए और डी जो है वो हमेशा क्या रहेंगे, नो चेंज। ए और डी क्या रहेंगे आपके, नो चेंज। वापस देख लीजिए, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो होती है वो हमेशा सोर्स के थ्रू डिटरमाइन होती है और वो कभी भी चेंज नहीं होती है जब उसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर किया जाता है। तो एक्स मीडियम में फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नो चेंज रहेगी, वाई मीडियम में फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है वो नो चेंज रहेगी। क्लियर?
अब एक चीज समझिए, जो स्पीड होती है और जो वेवलेंथ होती है उनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट v इज इक्वल टू आपका क्या होता है, f इंटू लैम्डा, ठीक है। वापस देख लीजिए, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसका और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में फॉर्मूला होता है f इंटू डी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कैसी होगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी, और स्पीड जो होती है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके, वेवलेंथ के, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट रहती है और जो वेवलेंथ होती है वो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, और जो वेवलेंथ होती है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। वापस याद रखिएगा ये लाइन, जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेवलेंथ के, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब अगर हम मीडियम एक्स की बात करें तो जो लाइट की स्पीड होती है ना वो इंक्रीज हो रही है। मीडियम एक्स में लाइट की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, करेक्ट। तो वेवलेंथ बी जो है वो क्या है, यहाँ पे इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। तो जो बी है वो क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए। बी ऑल्सो विल गेट इंक्रीज, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट होती है तो वेवलेंथ के वो डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे अगर लाइट की स्पीड बढ़ रही है तो वेवलेंथ जो है लाइट की वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर हम मीडियम वाई में देखें तो वेवलेंथ क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट ये डिक्रीज हो रही है, तो ये भी क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। क्लियर। सिंपल चीज याद रखिएगा, अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो लाइट की स्पीड बढ़ेगी। मतलब बेसिकली जो स्पीड होती है ना लाइट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेवलेंथ के, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसी होती है, आपकी कांस्टेंट होती है। तभी तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, नो चेंज, ठीक है। रिलेशनशिप याद रखिएगा, द स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इनको कैसे डिनोट किया जाता है, इफ फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट तो स्पीड जो है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला होता है आपका v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। क्लियर। चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो होती है वो हमेशा सोर्स के थ्रू डिटरमाइन होती है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करने पर कभी भी चेंज नहीं होगी। सो ए एंड डी बोथ आर नो चेंज। एक्स मीडियम में लाइट की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी इंक्रीज होगी। अगर वाई मीडियम में लाइट की जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो रही है तो सी मीडियम में भी लाइट की जो स्पीड है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ इंक्रीज तो बी इंक्रीज, सी बी डिक्रीज तो सी भी डिक्रीज। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए एंड डी नो चेंज, ए नो चेंज एंड डी नो चेंज। सी डिक्रीजेस, सी क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड बी इंक्रीजेस, और बी जो है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ए नो चेंज, डी नो चेंज, B increase, C decrease. Clear? Next है fill in the blanks. The process by which dead vegetation is converted to fossil fuel A at B pressure and C temperature is called as D. अब यहाँ पे आपसे एक प्रोसेस पूछा है, ठीक है। ये प्रोसेस जो होता है उसमें क्या होता है, डेड और डिके ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या होता है, कई बार फॉसिल फ्यूल्स जो हम पढ़ते हैं वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते रहते हैं, वो जमीन के नीचे दब जाते हैं, और जो प्रेशर होता है और जो टेम्परेचर होता है उसके थ्रू वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते रहते हैं। अब यहाँ पे है द प्रोसेस बाय विच डेड वेजिटेशन इज कन्वर्टेड टू फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो कोल जो होता है ना, कोयला, कोल जो होता है वो हाई प्रेशर पर, कोल जो होता है वो हाई प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर जब कन्वर्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपको, कार्बोनाइजेशन, ठीक है। ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, कैसी होती है, स्लो प्रोसेस होती है। दिस इज कॉल्ड योर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। इसमें बहुत साल लगते हैं और जो रिजल्ट होता है इसका वो क्या आता है, कार्बन कंटेंट के रूप में बाहर आता है। क्लियर। द प्रोसेस बाय विच डेड वेजिटेशन इज कन्वर्टेड टू फॉसिल फ्यूल कोल, ठीक है। ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू मृत वनस्पति या जीवाश्म ईंधन जो है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर कोयले में कन्वर्ट होते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड योर कार्बोनाइजेशन।
क्लियर? बहुत स्लो प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक होता है, मिलियंस लगते हैं, मतलब बहुत सारे साल इसमें लगते हैं, जिससे जो कार्बन कंपाउंड होता है उसके इंक्रीमेंट में, मतलब उस कार्बन जो कंपाउंड होता है वो बन के तैयार होता है। तो यहाँ क्या होगा? कोल होगा, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड कार्बोनाइजेशन। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। Next is a sample of soil mixed with water turns the pH paper yellowish orange. Which of the following would now change the color of the pH paper to bluish? मृदा का एक नमूना लिया है, उसको वाटर के साथ मिक्स किया है, जिसने पीएच पेपर जो है उसको येलो ऑरेंज कर दिया। अब कौन सा पीएच पेपर जो है उसको नीला कर देगा? तो यहाँ पे समझिए, जो येलोइश ऑरेंज कलर है पीएच पेपर का, मतलब सॉइल का सैंपल जो है वो कैसा है? सॉइल सैंपल मस्ट बी एसिडिक। सॉइल सैंपल कैसा होता है आपका? एसिडिक है। क्यों? क्योंकि कलर कैसा है आपका? येलोइश ऑरेंज। क्लियर? और पीएच रेंज क्या होगी इसकी? 3 to 5। पीएच रेंज क्या है? 3 to 5। अब इस कलर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? ब्लू में कन्वर्ट करना है। तो इसको ब्लूइश में कन्वर्ट करने के लिए हमें किस में बदलना पड़ेगा? इसको एल्केलाइन सॉल्यूशन में। एल्केलाइन मतलब बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है? तो बेसिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए अब हम क्या करेंगे? इसको कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड करेंगे दैट शुड बी बेसिक इन नेचर। क्लियर? अब ब्लू कलर जो है वो एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है, तो इसका जो पीएच रेंज होगी दैट मस्ट बी अबव 7 और अप्रोक्सीमेटली टू 8 to 9। 7 से ऊपर होनी चाहिए और 8 और 9 के बीच में होनी चाहिए। अब अगर हम कॉमन सॉल्ट की बात करें, तो जो कॉमन सॉल्ट होता है ना वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, ठीक है? और सॉल्ट जो होता है वो कभी भी पीएच पे जो है अपने कलर रेडिएशन को शो नहीं करते, तो बिल्कुल गलत हो गया। अगर हम लेमन जूस की बात करें, लेमन जूस कैसा होता है? एसिडिक होता है। लेमन जूस कैसा होता है आपका? एसिडिक होता है। ये ऑलरेडी सॉइल सैंपल कैसा है? एसिडिक है। अब अगर हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सॉइल जो है वो और ज्यादा एसिडिक हो जाएगी। विनेगर कैसा होता है? एसिडिक होता है। इसको अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। लेकिन जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, यानी कि मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड होता है, ये कैसा होता है आपका? बेसिक इन नेचर। ये क्या करेगा? एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा और जो पीएच पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है आपका? बेस होता है। बेस होता है। जब भी वो उस सॉइल सैंपल के साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें क्या होगा? आपका एसिड न्यूट्रलाइज होगा और पीएच पेपर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एसिड जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ, ठीक है? और वो न्यूट्रलाइज करके उसको सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे पूछा भी यही था कि सॉइल जो है वो येलोइश ऑरेंज है, एसिडिक है। अब हमको क्या करना है? पीएच पेपर जो है उसको ब्लू में कन्वर्ट करना है, यानी कि सॉइल जो है उसको हमें बेस में कन्वर्ट करना है। तो उसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसके साथ रिएक्ट करवा देंगे। क्लियर? जिससे एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू चूज फॉर मेकिंग ए फ्यूज वायर? जो फ्यूज वायर है उसको बनाने के लिए हम इनमें से क्या चूज करेंगे? रेजिस्टेंस, थिकनेस एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ इसका जो बेसिक आंसर होता है ना वो हमेशा याद रखिएगा, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, थिकनेस कम होनी चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो क्या होता है? कई बार जो सर्किट होता है उसमें बहुत तेज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो जैसे ही मान लीजिए पावर सप्लाई ज्यादा हो रही है तो वो तुरंत वायर टूट जाएगा। और थिकनेस जितनी ज्यादा पतली होगी उतना इजीली वायर ब्रेक होगा। रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा आपका? हाई रेजिस्टेंस में क्या करता है? वायर बहुत जल्दी हीट अप होगा, और जैसे ही वो वायर हीट अप होगा तुरंत वायर जो है वो आपका सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो यहाँ क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, थिन थिकनेस होती है चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है? जो फ्यूज वायर होता है वो घरों में सेफ्टी पर्पस के लिए लगाया जाता है, और उसको हमेशा एक इलेक्ट्रिक डिवाइस जो होता है ना, सर्किट जो डिजाइन करते हैं तो एक्सेसिव करंट को रोकने के लिए वहां पे इसको यूज किया जाता है। ये इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि ये हाई रेजिस्टिव होना चाहिए, थिन थिकनेस होनी चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका वो लो होना चाहिए। ठीक है? रेजिस्टेंस हाई होगा तो वायर जो है वो बहुत जल्दी क्या करेगा? हीट अप हो जाएगा, फिर करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा। थिकनेस थिन होगी तो जैसे ही वो हीट अप होगा वो इजीली क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट अगर कम होगा तो वो इजीली मेल्ट होके सर्किट को वहीं के वहीं रोक देगा। क्लियर? नेक्स्ट है, अरेंज द, okay guys, so our next question will be
Arrange the following steps of fixation of atmospheric nitrogen in the correct sequence. Uptake of compounds of nitrogen by plants through the root system, synthesis of plant proteins and other compounds, conversion of nitrogenous waste from dead plants and animals into nitrogenous compound, fixation of nitrogen from atmosphere by certain bacteria and blue-green alga. जो प्लांट्स होते हैं ना वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट इनटेक नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं अपने नाइट्रोजनस जो सब्सटेंस होता है उसमें इसको कन्वर्ट करते हैं। एक होता है नाइट्रेट और एक होता है नाइट्राइट, ठीक है। इसमें जो इसकी हेल्प करते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, नाइट्रोसोमोनास बैक्टर होते हैं। तो ये बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में यहाँ पर हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे आपसे स्टेप्स पूछी गई हैं कि सबसे पहला स्टेप यहाँ पे कौन सा होगा। सबसे पहला होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना। सो सबसे पहला क्या होगा, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गा। क्लियर। जो नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया। क्लियर। उसके बाद होता है अपटेक ऑफ कंपाउंड्स। कोई भी चीज बन गई है अब उसका अपटेक किया जाएगा ना, तो प्लांट जो है वो क्या करते हैं रूट्स के थ्रू इन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स का क्या करते हैं अपटेक करते हैं। सो ये क्या होगा आपका सेकेंड स्टेप। फिर होता है सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है ये रूट्स के थ्रू क्या है प्लांट्स के अंदर गए, अब वहां जाकर वो कुछ एसेंशियल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स हो गए और दूसरे कंपाउंड्स उनको जाके ये सिंथेसाइज करते हैं। क्लियर। फिर होता है आपका कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है उसको क्या करते हैं सॉइल में वापस से कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि वो साइकिल जो है उसमें वापस यूज किया जा सके। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं अमोनिफिकेशन, जहाँ पे जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो नाइट्रोजनस कंपाउंड जो वेस्ट बचता है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। और ये स्टेप्स जो होती है उसे हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। तो यहाँ क्या होगा DABC। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका द फॉलोइंग इज द वेदर चार्ट ऑफ ए सिटी। ये क्या है, एक वेदर चार्ट है किसी सिटी का डिफरेंट मंथ का। विच मंथ विल हैव द हाईएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन। यहाँ पूछा है कि कौन सा जो मंथ है उसमें इवेपोरेशन की हाईएस्ट रेट होगी। क्लियर। मंथ ABCD। टेम्परेचर है 26, 29, 27, 26। 0.87 to 2.91, 0.71, 0.82। ह्यूमिडिटी दे रखी है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो जो इवेपोरेशन होता है ना, ये चीज याद रखिएगा, जो इवेपोरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर एंड विंड स्पीड। क्लियर। ये चीज याद रखिएगा, जो इवेपोरेशन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड विंड स्पीड। क्लियर। और जो ह्यूमिडिटी होती है उसके ये कैसा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ह्यूमिडिटी के लिए कैसा होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वापस सुन लीजिए, जो इवेपोरेशन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो इवेपोरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर और विंड स्पीड के। इनके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो ह्यूमिडिटी होती है उसके कैसा होता है, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। जितना ज्यादा इवेपोरेशन हाई रेट पे होगा, और जो इवेपोरेशन है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट में कहाँ होगा, जहाँ पे टेम्परेचर और विंडी स्पीड सबसे ज्यादा है और जहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है वो सबसे कम है। ठीक है। तो जो ए है उसमें टेम्परेचर 26 है, विंड स्पीड 0.87 है। आप टेम्परेचर से आइडिया लगा दीजिए ना, सबसे ज्यादा टेम्परेचर है बी में 29, विंड स्पीड सबसे ज्यादा है 2.91। तो जहाँ पे टेम्परेचर और विंड स्पीड सबसे ज्यादा होगी इवेपोरेशन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ह्यूमिडिटी सबसे कम है 72.33 और सबसे लोएस्ट ह्यूमिडिटी भी कहाँ है, मंथ बी में। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। हाईएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा आपका मंथ बी में। क्लियर। ये चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ए फ्लावर इज करेक्ट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना उसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट ये दोनों जब क्रॉस होते हैं तो क्या बनता है आपका जाइगोट फॉर्मेशन होता है। क्लियर। सीडलिंग्स आर फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन एंड बिफोर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बिफोर पॉलिनेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सीडलिंग आर formed after pollination and development of embryo. Embryo is formed after pollination and formation of seedling. तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पूछा है करेक्ट मतलब सीक्वेंस जो मतलब करेक्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सीक्वेंस होता है उसमें कौन सा यहाँ पर करेक्ट है। तो जो सीडलिंग्स होती हैं, कोई भी जो सीडलिंग होगी वो पॉलिनेशन से पहले बनती है और जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसके पहले ये फॉर्म होती है।
क्लियर। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है पोलन का ट्रांसफर होना। ये एंथर होता है आपका, और ये होती है आपकी एक तो होता है पोलन ट्यूब, ठीक है, और पोलन ट्यूब जो होती है वो एंथर्स को क्या करती है? स्टिग्मा पे ट्रांसफर करती है। स्टिग्मा होती है, स्टाइल होती है, और आपका क्या होता है? ओवरी होती है, ठीक है। तो ये एंथर्स जो होते हैं वो पोलन्स को ट्रांसफर करते हैं स्टिग्मा पे। फर्टिलाइजेशन होता है जहां पे मेल गैमेट जो होता है वो एग सेल के साथ फर्टिलाइज हो जाता है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है, फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये जो जाइगोट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो में। किसके अंदर कन्वर्जन होता है? ये सीड के ही अंदर, ठीक है। सीडलिंग फॉर्मेशन क्या होता है? जो एम्ब्रियो होता है ना, ये धीरे धीरे क्या करता है? सीडलिंग में ग्रो करने लगता है, जिसके बाद सीड धीरे धीरे जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। इसीलिए जो सीडलिंग फॉर्मेशन होता है वो पॉलिनेशन से पहले और एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है उसके पहले अकर करता है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है कि परागन और भ्रूण के विकास के पश्चात जो है वो नवोद्भिद बनते हैं। सीडलिंग्स आर फॉर्म आफ्टर पॉलिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जो सीडलिंग्स होती है वो पॉलिनेशन और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद बनती है। वापस देख लीजिए, जो पॉलिनेशन होता है दैट इज योर ट्रांसफर ऑफ पोलन। जो ट्रांसफर ऑफ पोलन होता है वो कहाँ से होता है? जो आपकी पोलन ट्यूब होती है उसके थ्रू एंथर से ये कहाँ जाते हैं? आपके स्टिग्मा पर जाते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है जहाँ पे मेल गैमीट्स जो होते हैं, जो मेल गैमीट होता है वो फ्यूज होता है किसके साथ? एग के साथ, ठीक है। और ये फॉर्मेशन, ये फ्यूजन कहाँ होता है? आपका ओव्यूल में। क्लियर। एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो जाइगोट होता है वो धीरे धीरे एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो में जो कन्वर्जन होता है वो सीड के अंदर ही होगा। जैसे ही एम्ब्रियो सीडलिंग में सीडलिंग में जो है वो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, और उसके बाद सीड जो है वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब बीज निकलने लगते हैं दैट इज कॉल्ड योर सीड जर्मिनेशन। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है? सीडलिंग्स आर फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। परागन और भ्रूण के विकास के पश्चात ही नवोद्भिद बनता है। यहाँ दे रखा है आफ्टर पॉलिनेशन एंड बिफोर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो गलत हो गया। बिफोर पॉलिनेशन ये भी गलत हो गया। आफ्टर पॉलिनेशन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो है वो पॉलिनेशन के बाद नहीं बनता है। सीडलिंग्स जो होती हैं वो पॉलिनेशन के बाद बनता है। सबसे पहली स्टेप होती है पॉलिनेशन, फिर होता है फर्टिलाइजेशन, फिर होता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन, और फिर होता है आपका सीडलिंग फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका Which of the following statement is not true about endocrine glands? एक होता है आपका endocrine glands और एक होती है आपकी exocrine glands, ठीक है। यहाँ पे not true पूछा है, यानी कि आपको false जो statement है वो बताना है। जो endocrine glands होती है ना, ये हमेशा कैसी होती हैं? These are always ductless gland। ये कैसी होती है? ductless glands होती हैं। ये अपने hormones को direct blood stream में secrete करती हैं। जो exocrine glands होती हैं ना, वो ducts के through अपना जो substance है उसको secrete करती हैं। क्लियर। तो यहाँ पे पेनक्रियाज एंड एड्रिनल आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड secrete hormones through ducts. Pituitary gland is attached to the brain and endocrine glands secrete hormone. तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं डक्ट्स के थ्रू, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमेशा डक्टलेस होती हैं, ये कभी भी डक्ट्स के थ्रू अपना हार्मोन सिक्रीट नहीं करती। एंडोक्राइन जो होती है वो हमेशा हार्मोन सिक्रीट करती है, और जो एक्सोक्राइन होती है वो क्या करती है? एंजाइम्स जो होते हैं उनको सिक्रीट करती है। क्लियर। तो यहाँ क्या होगा आपका? एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन्स थ्रू डक्ट्स, ये यहाँ पे गलत है। पेनक्रियाज और एड्रिनलिन जो होती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, बिल्कुल सही बात है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू द ब्रेन, बिल्कुल सही बात है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो ब्रेन से अटैच होती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन सिक्रीट करती है, बिल्कुल सही बात है। एक्सोक्राइन एंजाइम सिक्रीट करती है, एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट करती है। एंडोक्राइन अपना हार्मोन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में डालती है, एक्सोक्राइन डक्ट्स के थ्रू जो है वो अपने एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं। नेक्स्ट है आपका 76। यहां इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 76, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिफॉरेस्टेशन कैन लीड टू फ्लड्स बिकॉज द इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर इज रिड्यूस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो फ्लड्स को क्या करता है? लीड करता है, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं, पेड़ जो होते हैं, वो वेजिटेशन जो होता है वो पेड़ क्या करते हैं? पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं ना। जब पेड़ ही कटते जाएंगे तो जब जितने ज्यादा आप पेड़ को काटते जाओगे तो ऑब्वियस बात है बाढ़ आएगी आएगी। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर
1. Both A and R are true and R is the correct reasoning for A. जो असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसको हमेशा बिकॉज लगा के सॉल्व कीजिए, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन कैन लीड टू फ्लड्स बिकॉज द इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर इज रिड्यूस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। वन कटाई जो होती है उससे वाटर जो एब्सॉर्ब होता है वो रेट धीरे धीरे कम होने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि पानी जो है वो सॉइल्स के थ्रू क्या है एब्सॉर्ब नहीं होगा। जैसे जैसे पेड़ कटेंगे सॉइल जो है वो पानी को एब्सॉर्ब करने की जो एफिशिएंसी है उसको धीरे धीरे लूज करना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट है, अ टीचर गिव्स द फॉलोइंग मटेरियल्स टू 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक टीचर जो है वो मटेरियल्स देती है 2 ग्रुप्स को, ठीक है। 3 रेक्टेंगुलर ग्लास स्ट्रिप, जो स्टूडेंट्स है उनके 2 ग्रुप हैं, उनको क्या देती है, कुछ मटेरियल देती है। 3 rectangular glass strips, a circular plain glass plate, some pieces of bangles and cardboard tube and disc. 2 plain mirrors and a hard cardboard box. तो यानी कि ग्रुप ए जो है उनको तो ये सब चीजें दी हैं। क्या क्या दिया है, ग्लास स्ट्रिप, ग्लास प्लेट, कुछ बेंगल्स हैं ग्लास के और कार्डबोर्ड ट्यूब। ये क्या है, ये जो चीजें होती है ना वो क्या बनाने के काम में आती हैं, ये सारी चीजें हमेशा किसको बनाने के काम में आती है, क्लाइडोस्कोप को। किसको बनाने के काम में आती हैं, क्लाइडोस्कोप को। क्योंकि जो क्लाइडोस्कोप होता है ना उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस जो होते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस उनको बनाता है। क्लाइडोस्कोप हमेशा मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को यूज करता है। क्लियर, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, ये प्रॉपर्टी इसकी याद रखिएगा, ठीक है। 3 प्लेन मिरर जो होते हैं उनसे ये क्या करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन बनाता है और एक इसमें कलरफुल पैटर्न बनता है। क्लियर, और जो ग्रुप बी है उसको क्या दिया है, 2 प्लेन मिरर दिए हैं और एक हार्ड कार्डबोर्ड बॉक्स दिया है। जबकि यहाँ पे क्या है, आपको कार्डबोर्ड ट्यूब और डिस्क दी है, सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट दिया और 3 रेक्टेंगुलर ग्लास स्ट्रिप्स दी हैं। तो ग्रुप बी जो है उसको क्या है, आपने 2 प्लेन मिरर दिए हैं और हार्ड कार्डबोर्ड बॉक्स दिया है। तो ये हमेशा पेरिस्कोप जो है उसको बनाने के काम में आता है, क्योंकि जो पेरिस्कोप होते हैं उसमें हमेशा 2 प्लेन मिरर होते हैं जो 45 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे के साथ क्या है, फिक्स किए जाते हैं। क्लियर, तो यहाँ क्या होगा आपका, क्लाइडोस्कोप एंड पेरिस्कोप। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। एक चीज और याद रखिएगा, सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पिन होल कैमरा होता है, पिन होल कैमरा वो कभी भी मिरर और जो लेंस होते हैं उनको यूज नहीं करता है। क्लियर, पिन होल कैमरा जो होता है वो कभी भी मिरर्स को और लेंसेज को यूज नहीं करता है। क्लाइडोस्कोप जो होता है उसमें हमेशा कैसी होती है, आर्टिस्टिक पैटर्न होता है। जो क्लाइडोस्कोप होता है ना उसमें हमेशा एक आर्टिस्टिक पैटर्न होता है, एक रिफ्लेक्शन यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे क्या मल्टीपल इसमें रिफ्लेक्शंस जो है वो बनते हैं। जो पेरिस्कोप होता है ना उसमें 2 पैरेलल मिरर्स होते हैं, 2 पैरेलल मिरर्स होते हैं जो 45 डिग्री जो है उसके एंगल पर इनको रखा जाता है। और जो पेरिस्कोप होता है उसमें एक ट्यूब बनती है, ट्यूब के अंदर इनको क्या करते हैं, यूज किया जाता है। ये बेसिकली सबमरीन जो होता है ना वहां पर इनको हम यूज में लेते हैं। क्लियर, तो 3 रेक्टेंगुलर ग्लास स्ट्रिप्स हैं और सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट है। यहाँ पे जो एक कलरफुल पैटर्न बनता है ना वो बेंगल्स जो है उनके थ्रू बनाया जाता है। ये भी ट्यूब के अंदर होता है और ये भी ट्यूब के अंदर होता है। ये कैसे होता है, 45 डिग्री के एंगल पर। कैसे होता है, 45 डिग्री के एंगल पर। क्लियर, नेक्स्ट है आपका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी बोथ यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल टू अस। ये हमको पता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं और वो फ्रूटफुल भी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिशियल प्रोसेस इज नॉट कैरिड आउट बाय द ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके थ्रू कौन सी बेनिफिशियरी प्रोसेस है जो कैरिड आउट नहीं होती है। ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स इन होम्स। जो प्रिजर्वेशन होता है फूड आइटम्स का घरों में, ठीक है, उसमें एक तो हीटिंग प्रोसेस होती है गर्म करके, एक सॉल्टिंग प्रोसेस होती है जब हम अचार वगैरह बनाते हैं, ठीक है, या फिर हम विनेगर वगैरह जो है उनको भी यूज करते हैं। तो फूड आइटम्स को जब भी हम प्रिजर्व करके रखते हैं तो ये कैसा प्रोसीजर होता है आपका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ये कैरी आउट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसको हम कैसे करते हैं, हाथ के थ्रू करते हैं। जैसे आपने नमक डाला तो नमक क्या होता है, घर में अवेलेबल होता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कोई रोल है नहीं। इसमें क्या है, आप नमक के थ्रू उनकी ग्रोथ को क्या करते हो, इनहिबिट करते हो। नेक्स्ट होता है आपका शुगर, जो जेली वगैरह होती है उसमें हम शुगर डालते हैं, तो ये एक बेनिफिशियल प्रोसेस नहीं होती है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ये होता है बेनिफिशियल प्रोसेस। क्यों, जब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं, डेड और डिके ऑर्गेनिज्म जो होता है, प्लांट्स और एनिमल्स, वो जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो नाइट्रोसोमोनास वेक्टर होते हैं
नाइट्रोबैक्टर होते हैं, एजोमोनास बैक्टर होता है, ये सब क्या करते हैं, आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। बैक्टीरिया जो होता है उसे हम बायोलॉजिकल फिक्सर्स बोलते हैं, ये नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट में, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन में भी इनको यूज किया जाता है, पेनिसिलिन है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो है उनको बनाने में यूज किया जाता है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स इन होम्स। वहां पे इनको आप जो ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, जबकि ये उनके थ्रू कैरी आउट नहीं होती है। यहाँ पे इनका डायरेक्ट रोल कुछ नहीं है, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, जबकि इन तीनों में ये क्या है, ये डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मृदा की उर्वरता जो है उसको बढ़ाने की संभावना सबसे कम किसमें है? Substitute fertilizers by organic manure, leave the field uncultivated between two crops, grow different crops alternatively every season, maintain minimum distance between the crops while sowing। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। जो मृदा है उसकी उर्वरता को बढ़ाने की सबसे कम संभावना किसमें है? जब आप दो क्रॉप्स के बीच में सबसे कम गैप रखेंगे तो उसमें क्या होगा, तो जब फसल ग्रो करेगी, अभी तो आपने सीड्स बोए हैं, आपने क्या किया है, सीड्स को जो है उसमें मिट्टी में डाल दिया है, लेकिन जब वो ग्रो करने लगेंगे तो इसमें क्या होता है, एक दूसरे का न्यूट्रिशन जो है वो एक दूसरे का खाने लग जाते हैं। क्लियर? मैन्योर जो होता है वो कैसा होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। तो मैन्योर जो है वो अगर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो फर्टिलाइजर्स को मैन्योर से, तो इसमें तो फर्टिलिटी सॉइल की इंक्रीज होगी। फील्ड को अगर आप अनकल्टिवेटेड छोड़ दे रहे हो, तो दो क्रॉप्स के बीच में जब फील्ड को आप अनकल्टिवेटेड छोड़ोगे तो उससे क्या होता है, मृदा की जो फर्टिलिटी होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है। और अगर आप कंटिन्यूअस फार्मिंग करोगे तो उसमें धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। हर एक सीजन के बाद अलग अलग फसलें बोना, ये भी एक अच्छा मतलब इनिशिएटिव होता है। क्लियर? तो यहाँ क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स? ये तो बहुत बार मतलब बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज थायराइड। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, थायरोक्सिन जो होता है वो क्या करता है, मेटामॉर्फोसिस को रेगुलेट करता है, जिसमें टेडपोल जो होता है ना, आपका टेडपोल जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टेडपोल कन्वर्ट्स इनटू फ्रॉग। क्लियर? टेडपोल जो है वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। एक चीज याद रखिएगा, जो एड्रिनलिन हार्मोन होता है ना, वो आपका एड्रिनल जो मेडुला वाला पोर्शन होता है वहां से इंक्रीज किया जाता है। ये बेसिकली आपकी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसको 4F फैक्टर भी बोलते हैं। जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वहां से सिक्रेट होते हैं। ये आपकी ग्रोथ, सेल रीजनरेशन, मसल डेवलपमेंट, रिपेयरिंग, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थायरोक्सिन जो होता है उसे हम बोलते हैं T4। ये थायराइड ग्लैंड होता है, ये आपकी मेटाबॉलिक रेट जो है उसको बेसिकली कंट्रोल करता है। आपका बॉडी टेम्परेचर, जो आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स है, इनके मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। इंसुलिन जो होता है वो पेनक्रियास के थ्रू सिक्रीट होता है। ठीक है, ये ब्लड शुगर जो है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। A teacher, while teaching a topic in chemistry, identifies the following conceptions of learning. Which of the following is not an alternative conception? यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो टीचर है वो केमिस्ट्री में क्या करता है, टीचिंग के समय बच्चे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी पहचान करने की कोशिश करता है। तो इनमें से कौन सा जो है वो एक ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन नहीं है। ठीक है, जो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन होता है ना, इसे ही हम क्या बोलते हैं, मिसकंसेप्शन। इसे ही हम क्या बोलते हैं, मिसकंसेप्शन। ये बेसिकली एक इनकरेक्ट आइडिया होता है। जो बच्चा क्या करता है, अपने आप से उस चीज को क्रिएट करता है। लेट सपोज बच्चे ने कहीं पर एक नदी का पानी देखा, वो क्या है, रेड है, तो बच्चा एक साइंटिफिक जो चीज होती है उसके बारे में एक अजीब सी अवधारणा बनाएगा, एक अजीब सा कॉन्सेप्ट बनाता है वो, उसे ही हम बोलते हैं मिसकंसेप्शन। अब उस बच्चे के अकॉर्डिंग जो पानी होता है ना, उसका कलर हमेशा कैसा होता है, रेड ही होता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो है कार्बन एटम इज ब्लैक इन कलर, अ केमिकल बॉन्ड इज लाइन बिटवीन टू एटम्स, adding oxygen is a reaction, adding oxygen in a reaction is oxidation, allotropes of carbon have same atomic number। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ये एक ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन नहीं होता है।
क्लियर? यानी कि ये एक वो क्या है आपका मिसकंसेप्शन नहीं है। कार्बन एटम इज ब्लैक इन कलर, ये एक मिसकंसेप्शन होता है। क्यों? क्योंकि जो एटम्स होते हैं उनका कोई भी कलर आप नहीं देख सकते, तो बच्चे को कैसे पता कि कार्बन जो है वो ब्लैक कलर का होता है? क्लियर? लेकिन हम कई बार बोलते नहीं है कार्बन पेपर ये सब चीज, तो बच्चा उन चीजों को सुनता है तो वो क्या करता है, एक मिसकंसेप्शन बनाता है कि जो कार्बन होता है ना दैट इज कम्प्लीटली ब्लैक इन कलर। केमिकल बॉन्ड इज ए लाइन बिटवीन टू एटम्स, जो केमिकल बॉन्ड होता है वो दो एटम्स के बीच में क्या है, एक लाइन होती है। ये भी एक कंसेप्शन होता है, क्योंकि बॉन्ड जो होता है ना वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के थ्रू बनता है। तो उसने क्या किया है, एक स्ट्रेट लाइन जो है उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बना लिया है कि ये क्या होता है, आपका केमिकल बॉन्ड होता है। एडिंग ऑक्सीजन इन ए रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, ये भी एक इनकम्प्लीट मिसकंसेप्शन होता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन जो होता है ना दैट इज कम्प्लीटली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बच्चे के दिमाग में क्या है कि अगर आपने ऑक्सीजन ऐड कर दी तो वो क्या हो गया, आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गई। लेकिन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हैव सेम एटॉमिक नंबर, ये मिसकंसेप्शन नहीं है, ये कम्प्लीटली एक फैक्ट होता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। क्लियर? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिप्रेजेंट्स ए करेक्ट साइंटिफिक एनालॉजी? जो एनालॉजी होती है ना वो बेसिकली चीजों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनालॉजी बोलते हैं। प्योर गोल्ड इज एज सॉफ्ट एज बटर, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ ए सेल, फ्यूल बर्न्स लाइक ए फायर, बैटरी इज टू फ्लैश लाइट एज ए हेडलाइट इनटू द कार। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट एनालॉजी को एक्सप्लेन करता है। प्योर गोल्ड इज एज सॉफ्ट एज बटर, ये क्या है, एक फैक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है? ये क्या है, एक करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो गोल्ड होता है ना वो बटर के जैसा सॉफ्ट होता है। अगर 20 कैरेट गोल्ड अगर हम देखेंगे तो कैसा होता है, बिल्कुल बटरी होता है। 20 कैरेट गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है वो कभी भी बनती ही नहीं है। ये कोई एनालॉजी नहीं है, ये क्या है, एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। फ्यूल बर्न्स लाइक ए फायर, जो फ्यूल होता है वो क्या होता है, एक फायर जो होता है उसके जैसे बर्न होता है, तो ये भी क्या है, एक फैक्ट है। बैटरी इज टू फ्लैश लाइट एज हेडलाइट इज टू कार, बैटरी जो फ्लैश लाइट के लिए वैसे ही है जैसे हेडलाइट जो है वो कार के लिए होती है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो बैटरी होती है वो वैसे ही एक्ट करती है जैसे हेडलाइट कार के लिए एक्ट करती है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ ए सेल। ठीक है? ये क्या होती है, क्लासिकल, मतलब एक एनालॉगी होती है, यानी कि चीजों के बीच में डिफरेंस होता है। पावर हाउस क्या होता है, इसको मतलब बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना उसका फंक्शन करने के लिए हम एक्सप्लेन करते हैं। तो आप इसको कैसे बच्चे को समझाओगे कि एक टाइप से बिल्डिंग जो होती है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो ऐसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेल को क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, इसलिए हम इसे पावर हाउस बोलते हैं। तो बच्चे को आपने दूसरी चीज का एग्जाम्पल देके उसको समझाने की कोशिश की है, दो ऐसी चीजें को कंपैरिजन किया है जिनका आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है? सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। एनालॉजी बेसिकली होता है जब आप किसी चीज को बच्चे को समझाने के लिए बिल्कुल ही डिफरेंट जोन जो होता है ना उसका एग्जाम्पल देते हो, यानी कि दो चीजों के बीच में बहुत अपोजिट डिफरेंस होता है लेकिन हम समझाने के लिए उसको ये चीज समझाते हैं। ठीक है? जैसे गोल्ड को हमने यहाँ बटर से कंपेयर किया तो फैक्ट है, बिल्कुल ऐसा होता है। फ्यूल बर्न्स लाइक ए फायर, जो फ्यूल होता है वो भी ईंधन के जैसे जलता है, ये भी बिल्कुल सही है। और बैटरी जो होती है वो फ्लैश लाइट के लिए वैसे ही है जैसे कार हेडलाइट के लिए, तो ये भी बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स, क्योंकि पावर हाउस क्या होता है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने बच्चे को ऐसे ये चीज समझाई है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द एनालॉजी। तो बेसिकली अगर आपको एक लाइन में भी समझना हो ना कि एनालॉजी होता क्या है, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए या क्लैरिफाई करने के लिए हम दो चीजों के बीच में क्या करते हैं, एक बहुत मेजर गैप के साथ चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? अ टीचर ऑर्गेनाइजेस ए डिबेट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी इन द क्लास, व्हाट कुड बी हर ऑब्जेक्टिव्स? एक टीचर जो है वो क्या करती है, जो परमाणु न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है यानी कि परमाणु ऊर्जा जो है उस पर डिबेट अरेंज करती है यानी कि ऑर्गेनाइज करती है, तो उसके पीछे उसका क्या पर्पस है? टू मेक अंडरस्टैंड कनेक्शन बिटवीन साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, टू फॉर्मलाइज लर्नर्स विद इश्यू ऑफ ग्लोबल कंसर्न, टू प्रमोट स्टूडेंट्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर, टू मेक अंडरस्टैंड अबाउट रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ साइंस फॉर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना सॉरी, टू मेक अंडरस्टैंड कनेक्शन बिटवीन साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी बिल्कुल सही है।
बच्चा जब तक साइंस टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के बारे में कनेक्शन ही नहीं समझ पाएगा कि साइंस जो होती है वो टेक्नोलॉजी कहाँ से आती है, साइंस के थ्रू ही तो आती है, और वो टेक्नोलॉजी कहाँ यूज होती है, सोसाइटी में यूज होती है। तो साइंस में टेक्नोलॉजी और सोसाइटी तीनों का ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। तो ये तो फैक्ट है। टू फेमिलराइज लर्नर्स विद इश्यू ऑफ ग्लोबल कंसर्न, बच्चा जो है उसको ग्लोबल कंसर्न के बारे में बताना, ये भी बिल्कुल सही बात है। जब तक बच्चे को पता ही नहीं होगा कि जितना ज्यादा हम टेक्नोलॉजी विकसित करते जा रहे हैं, जितना ज्यादा हम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, उतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो इंक्रीज होती जा रही है। टू प्रमोट स्टूडेंट्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर, बच्चे को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना वो समझाना थोड़ा टेढ़ा काम होता है, ठीक है। बच्चा जब तक उस चीज को डायरेक्ट करके नहीं देखेगा ना, डायरेक्ट मॉडल्स के थ्रू, या आपको उसको कोई प्रोजेक्ट नहीं दे रहे हो, तो ये डिबेट फॉर्मेट में नहीं आता है। टू मेक अंडरस्टैंड अबाउट रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ साइंस फॉर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, ये भी जरूरी होता है कि बच्चे को आप ये चीज समझाओ कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए साइंस जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कि बच्चे को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम कितने हद तक टेक्नोलॉजीज जो है वो सोसाइटी के लिए यूजफुल बना सकते हैं। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए, बी एंड डी। टू कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना वो डिबेट से बच्चा नहीं समझ पाएगा। डिबेट फॉर्मेट क्या होता है, जिसमें कुछ बच्चे फेवर में होते हैं, कुछ अगेंस्ट में होते हैं। ये बच्चा तब समझ पाता है जब तक वो डायरेक्ट किसी चीज को करके ना देखे। या तो आप बच्चे को चार्ट के थ्रू समझाओ, या डायग्राम के थ्रू समझाओ, या बच्चे को प्रोजेक्ट दो या मॉडल्स दो। तो यहाँ पे ए, बी, डी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? Which of the following is not consistent with the contemporary understanding of science? जो विज्ञान है उसके समकालीन बोध के साथ सुसंगत नहीं है। यानी कि यहाँ आपसे पूछा है कि जो कंटेम्प्ररी अंडरस्टैंडिंग होती है ना वो बेसिकली क्या होता है। कंटेम्प्ररी अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है जो फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। बाय द टाइम वो धीरे धीरे क्या है, चेंज होती जा रही है, रिजिड नहीं है वो चीजों को लेके। Following one scientific method is surely and the only way to scientific discovery. The scientific method doesn't help to make any aesthetic or value judgment about a phenomenon. Investigations in science may involve repeated action on any one or all steps of scientific method in any order. Scientific method offers a logical approach to problem solving. तो यहाँ आपसे पूछा है कि कौन सा जो है वो कंटेम्प्ररी अंडरस्टैंडिंग के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। तो फॉलोइंग वन साइंटिफिक मेथड, केवल एक वैज्ञानिक पद्धति का मतलब फॉलो करना, अनुपालन करना, एंड द ओनली वे टू साइंटिफिक डिस्कवरी, वही एकमात्र मतलब सोर्स होता है किसी भी चीज को खोजने का, नहीं। ये यहाँ पे क्या है, कंटेम्प्ररी अंडरस्टैंडिंग के साथ मैच नहीं होता है। कंटेम्प्ररी अंडरस्टैंडिंग होती है जो फ्लेक्सिबल हो, बाय द टाइम चेंज हो, जो एक रिजिड पाथ को फॉलो ना करे, जिसमें धीरे धीरे मेथड जो है उनको अडेप्ट किया जाए, क्रिएटिविटी हो। तो यहाँ जो पहला आपका स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। साइंटिफिक मेथड डजंट हेल्प, जो वैज्ञानिक पद्धति होती है वो टू मेक एनी एस्थेटिक और वैल्यू जजमेंट अबाउट अ फिनोमेनन, वो कभी भी एक वैल्यू जजमेंट जो है उसको पास नहीं करती। साइंस में जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, रिपीटेड एक्शन और एनी वन और ऑल स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। लॉजिकल अप्रोच होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो ये तीनों सही है, लेकिन पहला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या है, गलत है। सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग एक्सर्ट्स, जो ये यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है बोर्स थ्योरी ऑफ एटम मार्क्ड इन रिवोल्यूशन इन साइंस। बोर का जो परमाणु सिद्धांत है उसने रिवोल्यूशन लाया था साइंस में। इट लीड टू प्रोपोजिशन ऑफ स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन इन विच द इलेक्ट्रॉन डजंट रेडिएट एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए स्थिर जो ऊर्जा अवस्थाएं हैं वो सामने आई, जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते समय ऊर्जा का विकिरण नहीं करता। What does the above excerpt illustrate the about nature of science? तो यहाँ पे बताना है, ये जो आपका एक स्टेटमेंट है उससे आपको बताना है कि साइंस का जो नेचर है उसके बारे में हमको क्या पता चलता है। साइंस इज सब्जेक्टिव, साइंस इज वैल्यू न्यूट्रल, साइंस इज टेंटेटिव, साइंस इज सोशली एंड कल्चरली एम्बेडेड। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। जो साइंस होती है वो कैसी है, टेंटेटिव होती है, साइंस कभी भी रिजल्ट नहीं होती। जो बोर थ्योरी है ना उसने ये बताया था कि जो ऑर्बिट्स होते हैं, मतलब जो रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है उसको उसने क्या किया है, उसने बताया था। लेकिन इसने किसको रिप्लेस किया था, इसने रदरफोर्ड जो है उसको रिप्लेस किया था। इसने किसको रिप्लेस किया था, रदरफोर्ड थ्योरी जो है वो उसको इसने रिप्लेस किया था। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि जो साइंटिफिक आइडियाज होते हैं वो कभी भी किसी एक चीज को लेके रिजल्ट नहीं होते। साइंस हमेशा कैसी होती है, टेंटेटिव होती है। जो
पुरानी जो अंडरस्टैंडिंग है उस पे हम नए आइडियाज जो है उनको क्रिएट करते हैं। हम कभी भी एक चीज को लेके नहीं बैठे रहते। तो यह इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 3। Read the following statements. Assertion and reasoning. Science undergoes paradigm shift because existing scientific theories and laws may be discarded in the light of new evidence. तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। इतनी देर से हम यही चीज पढ़ रहे हैं कि जो साइंस होती है वो हमेशा टेंटेटिव होती है। साइंस कभी भी किसी एक चीज पे रिजल्ट नहीं होती। साइंस अंडरगोज पैराडिगम शिफ्ट, बिल्कुल सही बात है। पैराडिगम शिफ्ट का मतलब होता है जहाँ पे फंडामेंटल चेंजेस आते हैं। जो भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो या कोई भी एक चीज आप पढ़ते हो तो उसमें धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। साइंस हमेशा एक्सपेरिमेंटल जो प्रैक्टिस है, एक्सपेरिमेंटल जो चेंजेस है, रिवोल्यूशन जो है उनको एक्सेप्ट करती है। तो यहाँ पे साइंस अंडरगोज पैराडिगम शिफ्ट, बिल्कुल सही बात है। जो एग्जिस्टिंग साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं वो चेंज होती हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। पैराडिगम शिफ्ट का मतलब ही यही होता है कि जो न्यू एविडेंसेस रहते हैं वो पुराने वाले को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। सो रीजनिंग आर जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है और असर्शन ए जो है उसको वो डिफाइन करती है। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट। Which of the following should be emphasized by the teacher of nurturing creativity? जो सृजनात्मकता है उसको डेवलप करने के लिए टीचर को किस पे मतलब फोकस करना चाहिए? Engaging students in inquiry and discovery oriented tasks, highlighting right or wrong responses while evaluating student tasks, encouraging students to do tasks without any fear of evolution, encouraging learners to find right answers to all textbook questions. तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि अगर क्रिएटिविटी को नर्चर करना है तो हमें किस चीज पे फोकस करना होगा? इंगेजिंग स्टूडेंट्स इन इंक्वायरी एंड डिस्कवरी, बिल्कुल सही बात है। जब तक बच्चा इंक्वायरी में इन्वॉल्व नहीं होगा, इंक्वायरी मतलब क्वेश्चंस पूछना, जब तक बच्चा एक्सप्लोर नहीं करेगा, क्वेश्चन नहीं करेगा, खोज करके चीजों को सीखेगा नहीं, तो क्रिएटिव बच्चा कैसे बनेगा, क्रिएटिव थिंकिंग कैसे डेवलप होगी? तो डिस्कवरी और इंक्वायरी हमेशा कैसे होते हैं, साइंस पेडागोजी में पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं। हाईलाइटिंग राइट और रॉन्ग रिस्पॉन्सेज वाइल इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स टास्क, नहीं। अगर आप बच्चे की गलतियों को हाईलाइट कर दोगे तो उसमें बच्चा जो है वो हमेशा डर जाएगा, और बच्चा जब डरेगा तो वो आपके साथ सेफ, सिक्योर और फील नहीं कर पाएगा। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू डू टास्क विदाउट एनी फियर ऑफ इवोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को हमेशा एनकरेज करना चाहिए कि वो बिना जजमेंट या बिना फियर के क्या करे, चीजों को यूज करे, चीजों को एक्सप्लोर करे, चीजों को मतलब बिना रिस्क के वो चीजों को करना सीखें। एनकरेजिंग लर्नर्स टू फाइंड राउंड आंसर, यहीं पर ये गलत हो गया। बच्चे को हमें सही आंसर तक पहुंचने के लिए हमें मोटिवेट नहीं करना है, बच्चे को रटाना नहीं है। जहां भी आप बच्चे को राइट आंसर तक लेके जा रहे हो मतलब आप बच्चे को रोट मेमोराइजेशन करवाने के लिए आप क्या कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो। तो यहाँ आपसे पूछा है क्रिएटिविटी को नर्चर कहाँ से करते हैं हम, ए और सी। ये दो ही ऑप्शंस ऐसे हैं जहां से हम क्रिएटिविटी नर्चर करते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ए साइंस क्लास a teacher shared with her learners that the credit for the invention of electric bulb is usually given to Thomas Alva Edison. साइंस जो क्लास है उसके दौरान टीचर अपने बच्चों को बताती है कि जो विद्युत बल्ब है उसकी डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो सामान्यतः थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है। Several others before him worked on it. इससे पहले भी कई लोगों ने इस पे काम किया but failed. What does the above remark by the teacher indicate about science? यहाँ पे टीचर इस स्टेटमेंट के थ्रू क्या बताने की कोशिश कर रही है? साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, साइंस इज डायनामिक, साइंस इज ए कलेक्टिव एंटरप्राइज, साइंस प्रमोट्स स्केप्टिसिज्म। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। साइंस कैसा होता है, डायनामिक होता है, बिल्कुल सही बात है। साइंस कैसा होगा, हमेशा डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब होता है कि जो साइंटिफिक नॉलेज होती है और साइंटिफिक इन्वेंशंस होते हैं या रिनोवेशंस होता है वो धीरे धीरे टाइम के ऊपर क्या होता है, टाइम बाय द टाइम चेंज होता रहता है। अगर मान लीजिए कोई चीज पहले अनसक्सेसफुल हुई है तो जरूरी नहीं है कि वो लाइफ टाइम अनसक्सेसफुल ही होती रहेगी, नए आइडियाज के साथ वो चीज सक्सेसफुल होती है। साइंस डायनामिक भी होती है, साइंस टेंटेटिव भी होती है, और एक चीज याद रखिएगा साइंस जो होती है वो कलेक्टिव होती है। कलेक्टिव मतलब जब बहुत सारे रिसर्च होती है तो उसमें एक पर्टिकुलर रिजल्ट जो है उसको निकाल करके अनाउंस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड योर कलेक्टिव एंटरप्राइज। साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म, नहीं, साइंस कभी भी संदेहवाद को बढ़ावा नहीं देती है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी एंड सी। तो 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? नेक्स्ट है व्हाई डू साइंटिस्ट यूज साइंटिफिक मॉडलिंग टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ सिस्टम।
जो साइंटिस्ट होते हैं वो साइंटिफिक मॉडलिंग को यूज क्यों करते हैं किसी भी चीज के बिहेवियर को समझने के लिए? मॉडलिंग डजंट नीड इंस्ट्रूमेंट्स, मॉडलिंग डजंट रिक्वायर एनी कंप्यूटर कैलकुलेशन, मॉडल्स आर सिंपलर टू एनालाइज देन रियल सिस्टम एंड मॉडल्स कैन नॉट टेस्ट हाइपोथेसिस। पहली बात तो ये गलत है। जो मॉडलिंग्स होती है वो इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मॉडलिंग जो है वो कंप्यूटर कैलकुलेशन को रिक्वायर नहीं करती, ये भी गलत है। ये हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करती, ये भी गलत है। लेकिन मॉडल्स जो होते हैं वो सिंपलर होते हैं एनालाइज करने के लिए एज कंपेयर टू रियल सिस्टम। यहाँ पे एक चीज समझिए, अगर मान लीजिए आप कोई भी चीज क्लास में समझाना चाह रहे हैं, हाइपोथेटिकली बच्चे को वो चीज नहीं समझ में आ रही है, लेकिन आप क्लास में कोई मॉडल जो है उसको यूज लेके आते हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चा डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल चीज को भी धीरे धीरे समझने की कोशिश करता है। हम उसको सिंप्लीफाई वे में समझा सकते हैं। तो ये जो चीज होती है मॉडल्स, वो सिंपल वे होता है किसी भी चीज को समझाने के लिए और समझने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। Next, a teacher performed an experiment in the class and students recorded the following statements S1 and S2. बच्चे ने क्या किया, टीचर ने क्लास में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और बच्चों ने उसकी जो स्टेटमेंट्स है उनको रिकॉर्ड किया। स्टेटमेंट 1 है ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर ऑफ कंबशन। स्टेटमेंट 2 है ऑक्सीजन इज ए नॉन कंबस्टिबल गैस। यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन और इन्फेरेंस जो है उसके बारे में बताना है। पहली बात तो आप ये समझिए कि जो ऑब्जर्वेशन होता है ना, ये हमेशा कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। ठीक है, जब आप डायरेक्ट किसी चीज को देख के लिखते हो, यानी कि एविडेंस, दैट इज योर ऑब्जर्वेशन। आपने कोई चीज अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी, दैट इज कॉल्ड योर ऑब्जर्वेशन। इन्फेरेंस होता है जहां पे हम ऑब्जर्वेशन को यूज करके किसी लॉजिकल चीज तक पहुंचते हैं, यानी कि इन्फेरेंस क्या होता है, आपका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या होता है, जो आप देखते हो, जो भी आपने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा, जहां पे आप अपने सारे सेंसेस जो होते हैं ना उनको यूज करते हो, अपने जो 5 सेंसेस हैं उनको आप यूज करते हो और एक रिकॉर्ड जो है उसको मेंटेन करते हो। इन्फेरेंस ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर ऑफ कंबशन, ऑक्सीजन इज ए नॉन कंबस्टिबल गैस। तो S1 जो है वो क्या है, इन्फेरेंस है, और S2 क्या है, वो भी यहाँ पे इन्फेरेंस है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑक्सीजन जो होता है वो सपोर्टर होता है। क्यों होता है कंबशन का? मतलब ये चीज आपने ऑब्जर्वेशन उसका कुछ और रहेगा, क्यों, वो चीज पहले आप करके देख चुके हैं, आपने उससे निष्कर्ष निकाला है जब आपने कोई चीज होते हुए देख ली है कि ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपका डायरेक्ट कोई चीज नहीं है, फिर आपने एक और कंक्लूजन निकाला कि जो ऑक्सीजन होती है वो नॉन कंबस्टिबल गैस होती है। जो ऑक्सीजन होती है वो कैसी होती है, नॉन कंबस्टिबल गैस होती है। क्यों? क्योंकि ये भी आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होती है। ऑक्सीजन खुद तो बर्न होती नहीं है, लेकिन वो बर्निंग को क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो ये दोनों चीजें आपने क्या की है, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे निष्कर्ष निकाला है। क्लियर? सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए हों। पेपर थोड़ा सा लेंदी था तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है, और अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगे तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।